हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राजेश कुमार और मैं आप सभी का अपने चैनल फिजिक्स द पावर ऑफ साइंस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 10 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आज इस चैप्टर की हम बेसिक डिटेल्स करेंगे। आज के इस लेक्चर में बच्चों आप ये समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और किसी रासायनिक अभिक्रिया को किस तरह से किसी समीकरण यानी कि इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हम रासायनिक समीकरण को किस तरह से लिखेंगे, यानी कि केमिकल इक्वेशन को लिखने के स्टेप क्या क्या होते हैं, तो ये चीजें हम इस लेक्चर में करेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, आज का पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया है ये क्या होती है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस हैं, वो आपस में मिलते हैं और उसकी वजह से कुछ नए सब्सटेंसेस फॉर्म हो जाते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। तो बच्चों, एक प्रोसेस जिसके अंदर वन और मोर सब्सटेंसेस कन्वर्ट होके वन और मोर न्यू डिफरेंट सब्सटेंसेस बना लेते हैं, यानी कि यहाँ पे एक, दो या तीन या इससे ज्यादा सब्सटेंसेस हो सकता है आपस में मिक्स हो, एक दूसरे से मिले एक दूसरे से, और उसकी वजह से कुछ नए सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन हो जाए। तो इसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इन ए केमिकल रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड which is completely different in properties from original substance। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि कुछ नए सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन होती है, कुछ नए सब्सटेंस बनते हैं, कुछ नए पदार्थ बनते हैं, ठीक है, जिनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो जो पहले वाले सब्सटेंस से उनसे बिल्कुल अलग होती हैं। कुछ एग्जांपल्स हमारे डे टू डे लाइफ से केमिकल रिएक्शंस के क्या क्या हो सकते हैं देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमारे पास है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे को जंग लगना। लोहे को अगर हम हवा में खुला छोड़ दें, हवा और नमी की उपस्थिति में लोहे के ऊपर एक भूरे भूरे से रंग की परत जम जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं कि लोहे को जंग लग गया। तो वहां पे क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसके बाद जो सेकंड केमिकल इक्वेशन जो मोस्ट कॉमनली हम अपने घरों में भी देखते हैं वो है सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, यानी दूध से दही का बनना। तो ये भी क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं? दूध को दही में बदल देते हैं और दही की जो प्रॉपर्टीज हैं वो दूध से बिल्कुल अलग हैं। हमारे पास तीसरा एग्जांपल यहाँ पे है, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड। जो हम खाना खाते हैं वो हमारे स्टमक में जाने के बाद, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद उसका डाइजेशन होता है, अलग अलग केमिकल्स उससे मिलते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसको पचाते हैं। तो भोजन का पचाना यानी कि डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन करना। जो हम सांस लेते हैं, सांस के द्वारा ऑक्सीजन अपने लंग्स में लेके जाते हैं, वहां से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड के अंदर एक्सचेंज होता है, वो ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंचती है, वहां जाके वो एनर्जी को रिलीज कराती है। तो ये एक केमिकल प्रोसेस है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो लेबोरेटरी में मैग्नीशियम रिबन को जलाना, ये भी कैसी प्रोसेस है? एक केमिकल प्रोसेस है। इसके अलावा भी हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है। आप एक कैंडल को जलाते हैं घर में, वो भी क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है। किचन में फूड को कुक करना, ये भी एक केमिकल प्रोसेस है। तो इसी तरह के आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल अपने डे टू डे लाइफ से देख सकते हैं, जहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस मिल रहे हैं आपस में और उससे कुछ नए सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं, और जो नए सब्सटेंसेस हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो पहले वाले सब्सटेंसेस से बिल्कुल डिफरेंट हैं। और यहाँ पे बच्चों एक बात और ध्यान देने की है कि जो केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उस केस में होता क्या है कि ये जो एटम्स या आयंस होते हैं ये डिफरेंट सब्सटेंसेस के, वो आपस में क्या करते हैं? अपनी रीअरेंजमेंट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि कुछ नया वहां पे पैदा हो गया। केवल क्या हो रहा है कि एक सब्सटेंस से कुछ एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम या फिर कुछ आयंस निकल के वो दूसरे सब्सटेंस के साथ जाके जुड़ जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है जिसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होती है। तो इस टॉपिक में हमने देखा कि जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या होती है कि जब भी कोई एक सब्सटेंस या दो सब्सटेंस आपस में मिलके एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट हो, तब उस कंडीशन में हम कहेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। और उसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने यहाँ पे देखे। आगे नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है
केमिकल इक्वेशन क्या होती है या रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो केमिकल इक्वेशन एक्चुअल में क्या चीज है, ये केमिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन है। जो सब्सटेंसेस हैं उनको उनके सिंबल और फॉर्मूले के रूप में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। यानी कि हम केमिकल रिएक्शन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो चीजें मिल रही हैं और कुछ नई चीज बना रही हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, इनके सिंबल्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशंस। जैसे एक जनरल इक्वेशन ले लेते हैं हमारे पास कि दो सब्सटेंसेस हमारे पास थे, एक सब्सटेंस ए था और एक सब्सटेंस बी था। हमने क्या किया, इन दोनों सब्सटेंसेस को मिलाया और इसकी वजह से क्या बन गया, सब्सटेंसेस सी और डी, यानी कि दो नए सब्सटेंसेस बन गए, सी सब्सटेंस और डी सब्सटेंस। तो यहाँ पे हमने इसको कैसे लिखा, ए प्लस बी। ये चीज क्या दर्शा रही है कि ए और बी आपस में मिले थे, और ये एरो का निशान यहाँ दिखा रहा है कि ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसकी डायरेक्शन क्या है, यानी कि ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं और क्या बना रहे हैं, सी और डी बना रहे हैं। तो जो सब्सटेंसेस आपस में मिलते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट ले रहे हैं, उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और हिंदी में इसको कहते हैं अभिकारक। तो रिएक्टेंट्स या अभिकारक क्या होते हैं, सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। यानी कि वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ए और बी क्या है, रिएक्टेंट हैं। और किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो नई चीज बनती है, यहाँ पे क्या बन रहा है, सी और डी, ये नए सब्सटेंस बन रहे हैं, तो हम इनको क्या बोलेंगे कि ये क्या है, प्रोडक्ट है, यानी कि उत्पाद हैं। तो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ए प्रोडक्ट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो नए सब्सटेंस बनते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट। अब स्टूडेंट्स, ये जो हमने ऊपर देखी ये तो थी इसकी जनरल इक्वेशन। अब हम एक रियल लाइफ का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को जब हम एयर में बर्न करते हैं तो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेती है और क्या बनाती है, वाटर बनाती है। तो इसको अगर हम लिखें तो एक तरीका तो हमारे पास लिखने का ये है, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ी और उन्होंने क्या फॉर्म किया, वाटर फॉर्म किया। इस तरह से जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, यानी कि शब्द समीकरण। यहाँ पे रिएक्शन के अंदर जो भी चीजें इन्वॉल्व हुई हैं उनके हमने केवल क्या लिखे हैं, नाम लिखे हैं। जैसे हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई, क्या बनाया, वाटर बनाया। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और तीर का निशान और क्या बना, वाटर बना। तो इस तरह से जब भी हम लिखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, वर्ड इक्वेशन बोलेंगे, यानी कि शब्द समीकरण बोलेंगे। दूसरा तरीका हमारे पास है कि हम इनको इनके सिंबल्स के रूप में लिखें। जैसे हाइड्रोजन को हम लिखते हैं H2 से, ऑक्सीजन को हम लिखते हैं O2 से, यानी कि H2 और O2 यहाँ पे जुड़े और इन्होंने क्या बनाया, वाटर बनाया। वाटर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो हमारे पास है H2O, यानी कि H2 और O2 ऐड हुए और इन्होंने नया सब्सटेंस फॉर्म किया, क्या बनाया, H2O बना दिया। तो इस तरह से अगर हम किसी इक्वेशन को लिखें तो इसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, यानी कि रासायनिक समीकरण। अब बच्चों अगर ध्यान से यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे एक ये ट्रायंगल से निशान भी बना रखा है। आखिरकार ये ट्रायंगल यहाँ पे क्यों बना रहे हैं, तो ये जो ट्रायंगल है ये एक्चुअल में दर्शा रहा है यहाँ पे हीट को, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, अगर दोनों ही गैसेज हैं, अगर इनको ऐसे ही मिला देंगे तो ऐसा थोड़ा ना है कि इससे वाटर बन जाएगा। तो हमें कुछ नेसेसरी कंडीशन चाहिए होती है कई बार किसी रिएक्शन को कराने के लिए। तो ये जो हमारे पास ये ट्रायंगल का सिंबल हमने बनाया है ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है हीट को, यानी कि हमने यहाँ पे कुछ हीट दी, किसको, हाइड्रोजन को, उसको हमने गर्मी दी, गर्म किया, उसको जलाया। यानी कि हाइड्रोजन गैस को जब हम बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना देता है, वाटर बना देता है। तो कई रिएक्शंस ऐसी होती हैं हमारे पास जिनमें हमें कुछ बाहर से कुछ नेसेसरी कंडीशंस चाहिए होती हैं, तभी वो रिएक्शन होंगी, वरना वो रिएक्शन नहीं होंगी। तो जो भी नेसेसरी कंडीशंस है रिएक्शन को करवाने के लिए, उसको हम ये जो एरो है, एरो के ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ लिख देते हैं। अब कुछ नेसेसरी कंडीशन जैसे कि किसी केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे हमारे पास हो सकता है टेम्परेचर, जो हमने इसी केस में देखा कि हमें हाइड्रोजन को हीट करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा, तभी वो ऑक्सीजन से रिएक्शन
करेगा, उसको उतना टेम्परेचर चाहिए इस रिएक्शन को होने के लिए। सिमिलरली कुछ ऐसी रिएक्शन हो सकती हैं जहाँ पे प्रेशर लगाना पड़े, कुछ दबाव लगाना पड़े हमें, कुछ ऐसी रिएक्शन हो सकती हैं जहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में वो रिएक्शन हो, या कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होती है, यानी कि जब करंट पास करते हैं तभी वो रिएक्शंस होंगी। और एक और टर्म यहाँ पे हमारे पास है ये कैटालिस्ट। कैटालिस्ट यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरक। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, उत्प्रेरक, कैटालिस्ट। ये कैटालिस्ट का काम क्या होता है, ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो रिएक्शन को करवाने के काम आते हैं, परंतु वो रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट नहीं होते, यानी कि ना तो वो रिएक्टेंट साइड पे और ना ही वो प्रोडक्ट साइड पे दिखाई देंगे। तो कैटालिस्ट को जब भी लिखते हैं, इनको भी यहीं पे हम लिखते हैं, एरो का जो ये निशान है इसी के ऊपर या नीचे की तरफ हम कैटालिस्ट को भी रिप्रेजेंट करते हैं कि उस रिएक्शन को करवाने के लिए कौन सा कैटालिस्ट इसमें डाला गया है। एक बात और ध्यान देने की है बच्चों, यहाँ पे केमिकल इक्वेशन को जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर ये कुछ सिंबल लिख रखे हैं हमने, जैसे हाइड्रोजन के साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है G, ऑक्सीजन के साथ भी लिखा है G, और ये वाटर के साथ हमने L लिख दिया। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि जब भी हम ये ब्रैकेट में जो इस तरह के सिंबल लिखते हैं तो वो एक्चुअल में इनकी स्टेट्स बताते हैं कि इनकी स्टेट क्या है। जैसे लिक्विड के लिए हम क्या लिख देंगे, L लिख देंगे, सॉलिड के लिए हम क्या लिख देंगे, S लिख देंगे, अगर गैस की स्टेट में है तो उस केस में हम G लिखेंगे। अगर मान लेते हैं पानी के अंदर या किसी और चीज के अंदर सॉल्यूशन बना हुआ है किसी का, ठीक है, तो पानी के अंदर अगर सॉल्यूशन है, जैसे HCl डाल दिया पानी के अंदर, तो उसका यूज हम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ ब्रैकेट पे क्या लिखेंगे, AQ लिखेंगे, उसका मतलब होता है एक्वस। ठीक है, तो ये एक्चुअल में जो हमारे पास है L या S या G या AQ जो ब्रैकेट में यहाँ पे हम लिखते हैं, ये जो हमारे सब्सटेंसेस हैं उनकी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं कि वो किस अवस्था में, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, यानी कि ठोस, द्रव, गैस, उनकी स्टेट क्या है, या फिर वो पानी के अंदर घुले हुए हैं, एक्वस सॉल्यूशन में है। तो ये डिफरेंट तरीके थे जिस तरह से हम किसी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि ये जो इक्वेशन हमने लिखी है H2 + O2, इससे क्या बना, H2O बना, इसमें प्रोडक्ट कौन से हैं और रिएक्टेंट कौन से हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड में एरो हेड के जो लेफ्ट साइड में ये जो लिखा हुआ है हमारे पास H2 और O2, ये दोनों हमारे क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं, यानी कि अभिकारक हैं, क्योंकि ये अभिक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। और जो नई चीज बनी एरो हेड के दूसरी तरफ, यहाँ पे ये जो नई चीज बनी हमारी, वो क्या बनी, H2O बना, यानी कि वाटर बना। तो ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, यानी कि उत्पाद है। और हाँ, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भी रह गई। यहाँ पे अगर आप इस रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर देखिए तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। और अगर राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, परंतु ऑक्सीजन का एक ही एटम है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि रिएक्शन से पहले ऑक्सीजन के 2 एटम थे और रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन का एक ही एटम रह गया? तो ये जो एटम है वो गया कहाँ? तो इसका मतलब या तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में गड़बड़ है कुछ ना कुछ। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, इसके बीच में एक गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है कि हमारी ये जो इक्वेशन है अभी बैलेंस्ड नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। और बैलेंस करने का जो तरीका है वो आगे जो कमिंग लेक्चर है हमारा, उस लेक्चर के बीच में हम सीखेंगे कि किसी केमिकल रिएक्शन को हम किस तरह से बैलेंस करते हैं ताकि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के जो नंबर ऑफ एटम्स वो क्या रहे, बराबर रहे। दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बाद आइए बच्चों एक एक्टिविटी करते हैं। ये एक्टिविटी आप अपनी लैब में भी करके देख सकते हैं। हमें क्या करना है, एक मैग्नीशियम का रिबन लेना है। मैग्नीशियम रिबन देखने में किस तरह का होता है, जैसे एल्यूमिनियम की एक पतली सी शीट आपने देखी होगी, उस तरह का ये हमारे पास मैग्नीशियम का रिबन होता है। तो ये मैग्नीशियम का रिबन लेके हमें क्या करना है, उसको बर्न करना है। तो अगर हम मैग्नीशियम के रिबन को एयर में बर्न करते हैं तो ये बहुत ही तेज रोशनी पैदा करता है। जिस तरह से आपने दिवाली पे फुलझड़ी चलाई होगी उस तरह की रोशनी होती है, तो बहुत ही तेज रोशनी होती है इससे। तो मैग्नीशियम की जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है, यानी कि जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसकी जो केमिकल रिएक्शन है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Mg + O2 और एरो का निशान, और क्या बनेगा, MgO बनेगा। ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पे हमें मैग्नीशियम को हीट देनी पड़ी, उसको गर्म करना पड़ा, तभी उसने ऑक्सीजन से रिएक्शन की। और ये जो ब्रैकेट में S लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सॉलिड फॉर्म में था, जो ऑक्सीजन थी ये गैसियस फॉर्म में थी, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा ये हमें सॉलिड फॉर्म में मिलेगा।
यहाँ पे जो नंबर्स हैं 2 और 2 जिससे इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये किसके लिए किया हुआ है? इस इक्वेशन को बैलेंस करने के यानी कि संतुलित करने के लिए ये किया हुआ है। तो जब मैग्नीशियम के रिबन को, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है, इसको हम बर्न करते हैं तो बर्न करने से क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम का रिबन जो है ये सिल्वर व्हाइट से कलर का होता है और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसका कलर व्हाइट पाउडर। तो ये व्हाइट पाउडर यानी कि जो जलने के बाद राख बचती है वो कैसी होती है? व्हाइट कलर की होती है, इसके रूप का ये होता है। तो यहाँ पे अगर हम रिएक्शन में देखें तो ये जो हमारे पास Mg है और जो ये O2 है, ये दोनों अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए ये दोनों जो है ये क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। और जो हमारे पास नई चीज बनी है वो क्या बनी है? इन दोनों के मिलने से वो बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो ये जो MgO है इसको हम क्या बोलेंगे? उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों इसके अंदर बनता है हमारा, वो क्या बनता है कि मैग्नीशियम के रिबन को जलाने से पहले हम क्या करते हैं? रेगमार से साफ करते हैं, सैंड पेपर के साथ उसको पहले हम रगड़ के साफ करते हैं। वो क्यों करते हैं? तो इसका रीजन बच्चों क्या है कि मैग्नीशियम के रिबन को जब लेबोरेटरी में रखा होता है तो वो एयर के साथ कांटेक्ट करके, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उसकी जो ऊपर वाली परत है उसके ऊपर क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बना लेता है, क्योंकि मैग्नीशियम एक बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है। तो इस वजह से क्या होता है? वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके MgO बना लेता है और ये जो MgO की जो परत है मैग्नीशियम रिबन के ऊपर, वो उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन को रोक देती है। तो जब हम इसको बर्न करेंगे तो वो आसानी से बर्न हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड के ऊपर जो परत जमा हुई है उसको पहले उसको कुरच कर निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं? मैग्नीशियम के रिबन को सबसे पहले रेगमार से या फिर सैंड पेपर से उसको रगड़ के पहले साफ करते हैं, उसके बाद हम इसको बर्न करते हैं। इसके बाद एक और एक्टिविटी बच्चों देखते हैं हम। इस एक्टिविटी में क्या करना है? हमें एक कोनिकल फ्लास्क लेना है, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है। इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर हम क्या करेंगे? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन डालेंगे, यानी कि वाटर के अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 को मिला के डाइल्यूट करेंगे उसको, और उसके बाद इसमें हमने डाल दिया। इसके अंदर उसके बाद क्या करना है? हमें जिंक ग्रेन्यूल्स यानी कि जिंक के छोटे छोटे टुकड़े इसके अंदर हमें डालने हैं। ऊपर से हमने यहाँ पे एक कॉर्क लगा रखी है, कॉर्क के साथ में हमने एक ये पतली सी इसके अंदर ग्लास ट्यूब लगा रखी है। ग्लास ट्यूब क्यों लगा रखी है? कि अगर इसके अंदर कोई गैस वगैरह पैदा होती है तो इस ग्लास ट्यूब के थ्रू हम उस गैस को बाहर निकाल सकते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? जिंक के साथ H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड इसको हम कहते हैं। तो इन दोनों की जब रिएक्शन होती है तो हमारे पास क्या बनता है? जो जिंक है हाइड्रोजन से उसके आयन को डिस्प्लेस कर देता है। तो ये जो सल्फेट है ये जिंक के साथ जाके जुड़ जाता है और ये हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो जाती है। तो जिंक सल्फेट हमारे पास बन जाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो जिंक सल्फेट जो है इसके साथ ब्रैकेट में अगर आप देखो तो AKO लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? उसका एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब जिंक सल्फेट यहाँ पे पानी में घुला हुआ मिलेगा। अब यहाँ पे अगर रिएक्शन में देखें तो प्रोडक्ट कौन से हैं यहाँ पे और रिएक्टेंट कौन से हैं? तो रिएक्टेंट इसमें कौन कौन से हैं? जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है? जिंक ले रहा है और H2SO4 ले रहा है। तो H2SO4 और जिंक ये हमारे क्या है? रिएक्टेंट्स हैं, यानी कि अभिकारक हैं। और प्रोडक्ट इसमें क्या है? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, ये हमारे क्या है? इसके प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्शन के बाद ये दो चीजें बन रही हैं। अब इस रिएक्शन के बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ही पैदा हुई, इसके लिए हम कैसे पता लगा सकते हैं? उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे जलती हुई माचिस की तीली लेके जाएंगे, अगर वो पॉप साउंड के साथ जलती है तो इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन गैस बन रही है, क्योंकि हाइड्रोजन एक बहुत ही ज्यादा कंबस्टिबल गैस है। और बच्चों एक चीज और, जब ये रिएक्शन होगी तो आप फ्लास्क के बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के बबल्स भी ऊपर उठते हुए देख पाएंगे। स्टूडेंट्स, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें इनमें से कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक जरूर कभी ना कभी ऑब्जर्व होती है। हो सकता है एक कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व हो सकता है, दो या मोर देन टू भी हो सकती है। जैसे मान लेते हैं कोई रिएक्शन होती है, जैसे अभी हमने ये वाला एग्जांपल किया था। इस एग्जांपल में क्या हुआ कि गैस बनी, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ। हो सकता है कोई रिएक्शन ऐसी हो जिसमें क्या हो, कलर में चेंज हो जाए, यानी कि सब्सटेंस के पहले कलर कुछ और थे, बाद में कलर कुछ और हो जाए। या फिर ऐसा हो सकता है स्टेट में चेंज हो जाए, यानी कि पहले सॉलिड था बाद में लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, या पहले लिक्विड था गैस में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से स्टेट में सब चेंजेस आ सकते हैं। या फिर कुछ ऐसी रिएक्शंस भी हो सकती हैं जहाँ पे टेम्परेचर में चेंजेस आ सकते हैं, यानी कि हो सकता है हीट इवॉल्व हो किसी रिएक्शन के अंदर, हो सकता है किसी रिएक्शन के अंदर हमें हीट देनी पड़े। या फिर कुछ ऐसी भी रिएक्शंस होती हैं जिनके अंदर कुछ प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े बन जाए क्रिस्टल के। तो इस तरह की हमें किसी ना किसी कैरेक्टरिस्टिक हर रिएक्शन में देखने को मिलेगी।
इसके साथ ही बच्चों आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। अगर किसी का कोई डाउट या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड टेक केयर।